सर्वप्रथम मैं अपने अतिथियों और वक्ताओं का, हमारे उद्घोषकों ने परिचय तो दिया है लेकिन पुनः एक बार मैं परिचय दे दूं। मध्य में विराजमान हैं डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी, आप डिप्टी डायरेक्टर युवा कल्याण और पीआरडी, और गोरखपुर से आपका आगमन यहां हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में। आप इससे पहले झांसी में ही पदस्थ रहे और झांसी के पर्यटन, झांसी के इतिहास, बुंदेलखंड का पर्यटन, बुंदेलखंड के इतिहास में आपने जो अभूतपूर्व कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है। और इतिहास प्रेमी और कला प्रेमी अगर यहां मौजूद होंगे तो निश्चय ही वे आपसे परिचित होंगे। अगले वक्ता और अतिथि के रूप में हमारे मंच पर आसीन हैं श्रीमान आनंद चौबे जी। आप मंडलीय परियोजना प्रबंधक एनएचएम और सिप्सा हैं। कुल मिला के आप स्वास्थ्य विभाग के एक ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि संपूर्ण बुंदेलखंड की धरती को हम आरोग्य प्रदान करके ही रहेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां आपके सम्मान में। और साथ ही एक बड़ा सुंदर ये विषय है, या कहें कि एक ऐसा अवसर है कि आप दोनों जो वक्ता हैं ये शासन में एक अति वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हैं। और मैं बता दूं कि लोगों को जब एक घर का प्रबंधन करने की बात आती है तो उस पर तमाम उन्हें इरिटेशन होने लगती है, कलह होने लगती है, मन उकताने लगता है। लेकिन आप दोनों ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्हें केवल एक जिला नहीं बल्कि कई जिलों का प्रबंधन करना होता है। और इतना करने के पश्चात भी आप अपनी मिट्टी बुंदेलखंड के इतिहास, पर्यटन आदि के बारे में संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। और उसके लिए आपने अपना अत्यंत अधिकांश समय दिया है। अपने कार्य को जो उनका गवर्नमेंट का जो कार्य है जो दिए जाते हैं शासन के द्वारा, उन उत्तरदायित्व को करने के बाद भी आपने, चाहे वो पुस्तक लेखन हो, अध्ययन हो या भ्रमण हो, और भ्रमण के द्वारा किस प्रकार से ज्ञान अर्जन किया जाता है इसके बारे में आपने बहुत अध्ययन कर रखा है। अधिक समय न लेते हुए मैं उस चर्चा को प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं श्रीमान डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी से, और आशा करता हूं कि आप लोग इस चर्चा के माध्यम से कुछ ऐसा अवश्य यहां से लेकर के जाएंगे जो आपके मन में एक गांठ बना हुआ था या भ्रम बना हुआ था या कंफ्यूजन था। आज निश्चय ही उन कंफ्यूजन का, उन सभी समस्याओं का शमन इन दोनों वक्ताओं के द्वारा यहां किया जाएगा। और निश्चय ही ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये बीएलएफ का एक भाग है, बल्कि ये इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि इसको सुनने से आपको अपनी सरजमी, आपको अपने देश के इतिहास और संस्कृति की जानकारी होगी। मन ऐसा ही प्रफुल्लित हो जाएगा जैसे कि आज प्रकृति, देख लीजिए ऊपर देखिए जरा, बादल आच्छादित हो गए हैं, जो धूप की तपश थी वो शीतल हो गई है। निश्चय ही यह जो सेशन है वो मन को शीतल करने वाला है। तालियां बनती है और जोरदार तालियां इस बात पर बनती है साथियों। आदरणीय त्रिवेदी जी को मुखातिब होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री चौबे जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत कि आप इतनी दूर से यहां पर आए हैं। सर, ये है कि बुंदेलखंड के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास का मतलब हम समझ लाते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, एक या दो लोगों का हमें नाम और आ जाता है। मैं आम विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो हमारे सामने भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं। तो क्या इतिहास यही होता है? अगर वास्तविक इतिहास हमें जानना है तो हमें क्या क्या देखना या पढ़ना चाहिए? आदरणीय त्रिवेदी। धन्यवाद भाई। मैं इस बीएलएफ के सभी आयोजकों को, विशेषकर प्रताप जी को और हमारे ब्रजेश जी को और आपकी टीम के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया। यद्यपि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी आपने याद किया और ये पाया कि मैं कहीं पर आपके लिए उपयोगी हो सकता था, तो आपने मुझे बुलाया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे रावत जी हैं, हमारे ये सब छोटे भाई जैसे ही हैं,
तो ये मेरे लिए घर की बात है। मुझे यहाँ आ करके बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं 500-600 किलोमीटर की यात्रा करके भी यहाँ पर आया आप लोगों के बीच में, मुझे अच्छा लगता है इसलिए आया। आपने जहाँ तक बात की, देखिए मैं बेसिकली तो एक पीसीएस अधिकारी हूँ, तो प्रारंभिक तौर पर जब कोई व्यक्ति मुझसे मुखातिब होता है तो यही सोच करके मुखातिब होता है कि अधिकारी हैं, ये अधिकारी वाली बात करेंगे और प्रशासनिक बातें करेंगे और कुछ अनप्रैक्टिकल बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिनका जो इतिहास है या जो संस्कृति है उससे इनका क्या मतलब है, या थोड़ा बहुत मतलब रहा भी होगा तो बात खत्म हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चूंकि बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं इतिहास विषय से जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, मैं उनको पढ़ाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को भी कभी कोई किसी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मेरा नंबर ले लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी की, हम जो है यहाँ पर जब इन्होंने पूछा कि इतिहास में जैसे कि हम पात्रों के नाम पढ़ते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, महाराजा छत्रसाल हो गए और झलकारी बाई हो गई, या इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं। सामान्यतः लोग इतिहास को यही समझते हैं कि ये राजाओं की गाथा है। सामान्यतः यही होता है कि लोग मानते हैं कि फला राजा आया, फिर फला राजा ने इतने सन से इतने सन तक काम किया और उसके बाद फिर जो है वो चला गया, उसके बाद उसका लड़का आया, उसका भाई आया, उसका चचेरा भाई आया और फिर दूसरा वंश आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये इतिहास नहीं है, ये सूचनाएं हैं मात्र। इतिहास एक बहुत समग्र प्रक्रिया का नाम है। समग्र प्रक्रिया से आशय यह है कि इतिहास को अगर हम बहुत छोटे शब्दों में परिभाषित करें तो मुझे ये कहना है, या मैं ये समझता हूं कि इतिहास मानव से मनुष्य होने की गाथा का नाम है। इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसमें मानव पैदा हुआ इस धरती पर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बनते बनते मनुष्य हो गया। आज हम यूनिवर्सिटीज में हैं, आज हम चांद पर जा रहे हैं, आज हम मंगल ग्रह पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस बीच में जितनी घटनाएं घट गई, जितनी कहानियां घट गई, जितनी उन्नति हो गई या जितनी अवनति हो गई, वो सारा कुछ इतिहास का अंग है। और हमें उस धारा को समझना पड़ेगा जिस धारा से गुजर करके ये सब विकास हुआ है। निश्चित रूप से ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है या किसी व्यक्ति के कार्यों की बात नहीं है। हाँ, इतिहास विषय से लोग इसीलिए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इसमें तिथियां याद करनी पड़ेंगी, इसमें युद्ध याद करने पड़ेंगे, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ देख रहे हैं आज, जिसे आप देख रहे हैं, कल के दिन ये इतिहास होगा। निश्चित रूप से जब महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी तो वो कोई ये थोड़ा सोच कर नहीं लड़ रही थी कि हम इतिहास बना रहे हैं। आज हम जब उसके 150 साल बाद खड़े हुए हैं तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो इतिहास बन गया। निश्चित रूप से जो आज आप कर रहे हैं वो भी इतिहास बनेगा। तो जो भी चीजें इतिहास में आती हैं वो इसी प्रकार से आती हैं। निश्चित रूप से इतिहास एक बड़े समग्र चिंतन का नाम है, न कि व्यक्ति के नामों का या राजाओं के कार्यों का या स्थानों के नामों का या तिथियों का। इससे कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के बारे में जो हमारा पूर्वाग्रह था, सर ने बताया कि अगर आप लोगों को इतिहास के बारे में जानना है तो आपका नंबर लें, और इतने अल्प समय में संपूर्ण महासागर को एक बूंद के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी सर कि आपने गागर में सागर भरने का जो प्रयास किया, बहुत बहुत आभार आपका। एक सुभाषित श्लोक आप लोगों ने सुना होगा जब पढ़ाई करते रहे होंगे कि साहित्य संगीत कला विहीन और साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादंति तब जीवमाना तद्भाग थेयम परम पशुनाम। कि जिस व्यक्ति के जीवन में कला साहित्य और संस्कृति नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु है, बस ये है भूसा नहीं खाता वो। और इसी साहित्य ऐसे ही कला के मर्मज्ञ के रूप में श्रीमान परमादरणीय बड़े भाई के रूप में यहां पर उपस्थित आनंद चौबे जी, जिनको संपूर्ण झांसी मंडल के 3 जिलों का स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम प्रशासनिक क्रियाओं का भी संपादन करने का उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ है। मैंने निकट से आपके व्यस्ततम कार्यों को देखा है।
शायद ये है कि सप्ताह में 4 दिन आप लंच कर पाते होंगे अति व्यस्तता के कारण। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड, आप सागर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के बेटे हैं, और बुंदेलखंड की कला संस्कृति को जब डूबते हुए देखते हैं तो इनका कोमल हृदय विलाप करने लगता है। और उसी साहित्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपने पिछले 2 वर्ष पहले, आपको स्मरण होगा, साहित्य, कला, संस्कृति, मूर्ति कला आदि से संबंधित प्रशासनिक स्तर पर 8 या 9 समितियों का गठन कराया था, जिसके लिए जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन से बहुत सहयोग मिला। आदरणीय त्रिवेदी साहब भी उसमें एक कुशल पुरोधा के रूप में आगे बढ़े और बुंदेलखंड की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसमें साहित्य संस्कृति, कला संस्कृति, बुंदेली भोजन, तमाम समितियों का गठन किया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अपने सभी श्रोताओं की तरफ से कि इन समितियों के गठन के लिए आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिली, अभी तक कैसा क्यों नहीं हुआ, अभी आपने क्या किया और इनका किस प्रकार से अपने कार्यों को उन्नयन में योगदान हुआ। आदरणीय चौबे साहब। धन्यवाद रावत जी, सभी का स्वागत। जो मैं मूल बात कहना चाहता हूं कि कला और संस्कृति का महत्व क्या है जीवन में, पहले हम इस पर बात करें, फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकारें इनके उत्थान के लिए, इनको स्वरूप देने के लिए क्यों कार्य करती हैं। अभी आपके श्लोक ने भी ये चीज प्रतिपादित की। मेरा ऐसा मानना है कि कलाएं जीवन को बहुत समृद्ध बनाती हैं। आप जितने नजदीक कलाओं के रहेंगे, आप उतने समृद्धशाली रहेंगे। चाहे वो कला बहुत छोटी सी हो, कलाएं कहां से आती हैं? हमारे पुरातन जीवन शैलियों को ही हम कला के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं पाक कला, हमारे बीच पाक कला कहां से आई? चित्र बनाने की कला कहां से आई? जो हमारे पूर्वज थे, वो जो उकेरते थे, वो आज हम उसको एक एंशिएंट आर्ट के रूप में देखते हैं। या जो पुरानी हमारी जो घर में कुकिंग पैटर्न्स थे, जो खाना बनाने की शैलियां थी, आज वो रेसिपीज के रूप में आप बुंदेली रेस्टोरेंट खुल रहे हैं या बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में वो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कलाएं जब जीवन को समृद्ध बनाती हैं, तो क्यों ना हम इन कलाओं के प्रति, सांस्कृतिक धरोहर के प्रति एक चेतना जगाएं और हर किसी को उसमें अपना योगदान देना चाहिए। जहां तक आपने अभी एक बड़ा प्रश्न उठाया कि विगत कुछ दिनों पूर्व समितियों का गठन किया गया था, मैं उसके स्वरूप के बारे में जरूर बताऊंगा, और वो इसलिए बताऊंगा कि यहाँ कुछ शोधार्थी बैठे हुए हैं। जो शोधार्थी बैठे हुए हैं उन्हें यह जानना होगा, आज तक हम जितने भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, उनमें तमाम हम संदर्भ देते हैं, ये उस अखबार में छपी थी बात, ये उस बुक में लिया था, हमने ये वहां से उस रिसर्च पेपर से रेफरेंस लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितने नजदीक, हकीकत के नजदीक जाएंगे, आपके वो रिसर्च पेपर उतने और अच्छे होंगे और प्रभावशाली होंगे। जो समितियों का गठन किया गया, मूल रूप से जो सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो समाज कल्याण का एक बड़ा स्वरूप है। चाहे वो कोई भी गार्डन बनाए जा रहे हों, चाहे वो सड़कें बनाई जा रही हों, चाहे भवन बनाए जा रहे हों, ये सब जन कल्याण की योजनाएं हैं। और जब हम देखते हैं कि जन कल्याण का जो मूल है वो पुरानी व्यवस्थाओं को संरक्षित करने में भी है, हम उनके शोध करा सकते हैं, उनको विस्तार कर दे सकते हैं, और वो हमारी बड़ी साइंटिफिक योजनाएं थी जो, या व्यवस्थाएं थी जो हमारी चल रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों प्रशासन ने एक बड़े स्तर पर पहल की और समाज और प्रशासन के बीच तालमेल बिठाकर आधा आधा पक्ष रखा गया, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को और समाज के उन विषय विशेषज्ञों को जोड़कर, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में हम बैठे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर से बहुत विशेषज्ञों को लेकर और संस्थाओं के विशेषज्ञों को लेकर 8 समितियों का गठन किया गया था। सर, ये जो समितियां हुई, ये लैंडमार्क रही बुंदेलखंड की कला संस्कृति के विकास में। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने सर्वाधिक उन्नयन किया या सर्वाधिक सक्रिय समिति रही? समितियां सभी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है, मैं अभी, आप सहमत होंगे, शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जिस समिति में हमारे त्रिवेदी सर भी थे, सभी समितियों ने जो काम किया उसमें से एक सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में, जो आप सब जानते होंगे, उसके एक बहुत बड़े कन्वीनर हमारे बीच बैठे हुए हैं, डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित भी।
एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का उद्देश्य था बुंदेलखंड की महान विभूतियों को एक मंच प्रदान करना, उनके नाम, उनके किए गए काम, उस सबको पटल पर रखना। पल साहब बुंदेलखंड नामक एक समिति का गठन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर रावत, उस समिति ने इस बुंदेलखंड के एक महान गणतज्ञ को, उनके कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से भारत सरकार तक पहुंचाया और पड़सा बुंदेलखंड का पहला अवार्ड उन्हें यहां मिलने के बाद उन्हें पद्मश्री मिला। अति सराहनीय कार्य। तो जो समाज में जो समितियों ने अपना योगदान दिया, वो सबसे बड़ा जो योगदान के रूप में मैं देख पा रहा हूं, बड़े योगदान के रूप में जो राष्ट्रीय पटल पर आ पाया पड़सा बुंदेलखंड ने। और वो लगातार वो समिति काम कर रही है, जैसे हमें फीडबैक मिल रहा है कि ऐसे महान मोतियों को खोजा जा रहा है जिन्हें बड़े स्तर पर रखा जाए। एक इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ कराया गया। अभी हाल ही में आप लोगों को जो लास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण झांसी में हुआ था, जो हमारे दादा ध्यानचंद जी के स्टेडियम में उनके दिवस पर हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया था। कुछ लोगों तक वो पुस्तक पहुंची होगी, जिन्हें आवश्यकता हो वो संपर्क करके हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड में इतनी बड़ी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर फैली हुई है, आप जहां नजर डालें वहां कुछ ना कुछ आपको बहुत विशिष्ट देखने को मिलेगा। उस सारे इतिहास को, उन सांस्कृतिक धरोहरों को खंगालने का बुंदेलखंड के लगभग 174 गांवों में कहीं बावड़ी है, कहीं किला है, कहीं कुआं है, कहीं और भी बड़ी बड़ी धरोहर हैं। सर, उन सारी चीजों को संकलित कराते हुए पुस्तिका का संकलन किया गया, प्रकाशन कराया गया जिला प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया। तो दो ये बड़े काम हम आपके सामने देख पा रहे हैं। सौभाग्य से उस पुस्तिका के लेखन का कार्य डॉक्टर अनुरुद्ध रावत के हिस्से था, उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग दिया। एक और मैं तीसरी उपलब्धि के रूप में जो बताना चाहूंगा, आप उपलब्धियों की जहां तक बात करें, बुंदेलखंड में आप लोगों ने सुना होगा दरूरा, लपटा, ठड़ूला, गकरिया, ये क्या नाम है, कोई बताएगा? ये सारे के सारे खाने की सामग्रियां हैं जो हमारे जमाने में हम लोगों ने अपनी दादियों से बनी हुई खाई हैं। फिर माँ ने सीख ली तो माँ ने उसका 50% जीवित रखा। आज भी घरों में वो चीजें सीजन आने पर, वो जो मिलेट्स का प्रमोशन पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे माँ ने दादी से सीख ली। लेकिन यदि हम देखें कि अगली पीढ़ी में माँ की बेटियां मीन्स हमारी बहनें या उनकी बहुएं उसका 10% भी आगे नहीं ले जा रही, उसको संरक्षित नहीं कर रही। इसके लिए एक बुंदेलखंड व्यंजन समिति ने एक बुंदेलखंड व्यंजन की एक कॉफी टेबल बुक विकसित की है, जो कॉफी टेबल बुक उपलब्ध है, मार्केट में भी है, अवेलेबल है। यहाँ शायद प्रकाशन के लोग आए हैं, उनके पास भी उपलब्ध होगी। बुंदेलखंड के व्यंजनों को संकलित किया गया, उनकी रेसिपीज को यहाँ प्रिजर्व किया गया है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विभाग ने ही उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और वो सारी चीज़ों का उसमें योगदान दिया है। तो ये 3 बड़े रूप में मैं काम देख पाया हूँ। एक काम और जो मैं अंतिम काम बड़े कामों के रूप में बताना चाहूँगा, आज यहाँ समिति के कुछ लोग होंगे भी। बुंदेलखंड साहित्य समिति ने हमारे बीच बैठे हुए हैं, कुछ साहित्यकार बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, साहित्यकार वकील बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा उनको, पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया। बुंदेलखंड में बहुत सारा साहित्य बुंदेलखंड का या बुंदेलखंड के लेखकों का साहित्य अप्रकाशित था। उस साहित्य के प्रकाशन के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी और यहाँ गुमनाम से नाम की ओर तत्कालीन आयुक्त, मंडलायुक्त महोदय ने एक पहल की, गुमनाम से नाम की ओर। तो गुमनाम साहित्यकारों की पांडुलिपियों को संकलित कराया गया, प्रकाशकों के साथ उनको बिठाया गया, उन पांडुलिपियों को अंतिम स्वरूप दिया गया और वो प्रकाशित हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32 ऐसी किताबें पब्लिश हुई 3 माह के अंदर उस समिति के प्रयासों से। यहाँ भी हिंदी विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, विश्वविद्यालय से 32 किताबें, और उनमें से ज्यादातर लेखक ऐसे थे जिनकी कभी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये इसने कुछ बड़े काम में आपको उद्धृत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धियां इन समितियों की रही। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चौबे साहब। एक प्रश्न मैं पब्लिकली आप सभी
गणमान्य श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, यहां पर हर वय के लोग यहां मौजूद हैं, विभिन्न प्रोफेशन से लोग यहां मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं प्रश्न करूं कि आप लोगों में से घूमना, भ्रमण करना किसे किसे अच्छा लगता है, तो शायद ही कोई ऐसा हाथ हो जो ना उठा हो। हाँ, किसी हाथ में अगर मोबाइल हो तो अलग बात है, उठाने में दिक्कत आ रही हो। तो घूमने की जब बात आती है, मैं आपको बता दूं कि मैंने देखे हैं, जैसे जब विद्यार्थियों को बीइंग अ टीचर तमाम मौका मिलता है लोगों से मिलने का। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो होशियार होते हैं, कुछ होते हैं जो होशियार नहीं होते। होशियार होना अच्छी बात है भाई, कोई चीज आपको इल्म है, किसी चीज का ज्ञान है, अच्छी बात है। और अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तब भी अच्छी बात है, हमें कम से कम ये तो पता है कि मुझे वो नहीं आता। जो तीसरी वैरायटी है साथियों, ये बड़ी खतरनाक होती है। वो है कि जब आता हमें कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को मानते बहुत कुछ हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कार चलाना नहीं आता, लेकिन मैं अपने आप को कुशल ड्राइवर मानूं, तो निसंदेह मैं अपने लिए और देशवासियों के लिए 302 धारा बना फिर रहा हूं। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं थोड़ा विनोद स्टाइल में, कि जब पर्यटन की बात आती है, आप सभी ने हाथ उठाया था, साक्षी हैं। जब पर्यटन की बात आती है तो मेरे विद्यार्थी, मुझसे बड़े छोटे लोग भी यहां मौजूद हैं, सब लोगों ने कैमरा हाथ में उठाया या पेन कॉपी उठाई, एक एयर बैग पैक किया और वही चल पड़े अगाधो घमक्कड़ जिज्ञासा के रूप में राहुल सांकृत्यानंद को फॉलो करते हुए। लेकिन हम सोचते हैं कि हम पर्यटन करने जा रहे हैं, हम पर्यटक हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पर्यटन की परिभाषा होती क्या है, पर्यटन का तात्पर्य क्या है? आप में से कोई व्यक्ति बताना चाहे कि पर्यटन क्या है, एक दो पंक्ति में तो स्वागत है, कि पर्यटन होता क्या है, बताइए। सर, पर्यटन मुख्यतः अलग अलग स्थानों पर घूमकर वहां की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान लेना, उनके बारे में जानना, यही मूल रूप होता है पर्यटन का। सभ्यता और संस्कृति को जानना पर्यटन है। चलिए, हमारे भाई ने ये बताया है, जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं बात करता हूं उन व्यक्ति से जिन्होंने पर्यटन को केवल एक शौक नहीं माना, पर्यटन को एक आवश्यकता मानी व्यक्तित्व के विकास के लिए। और वास्तव में अगर देखा जाए तो पर्यटन उनके नाड़ियों में रक्त बनकर दौड़ता है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर, की पर्यटन की वास्तविक अवधारणा क्या है, कि जो हमारे भाई ने बताया, या जो मैं समझता हूं कि केवल किलों को घूमना, बावरियों की फोटो खींचना और एक प्रकार की फाइल बनाने लेना ही पर्यटन है। आपके बारे में, आपके विचार इसके बारे में। देखिए भाई, जो ये बताया है बच्चे ने, बहुत अच्छी बात बताई है। नॉर्मली लोग इसी तरह से घूमते हैं, सोचते हैं कि मॉन्यूमेंट्स देख लेंगे, ये पर्यटन है, या किसी स्वास्थ्यकर जगह पर चले जाएंगे, किसी जंगल में चले जाएंगे, किसी पहाड़ पर चले जाएंगे, किसी तालाब में घूम आएंगे, ये भी पर्यटन है। पर्यटन विभिन्न प्रकार का, हमारे देश में पर्यटन की बहुत सारी वैरायटी और कुछ नई वैरायटी भी है पर्यटन की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा अपना शौक है पर्यटन, और ये शौक थोड़े हद तक नहीं है, ये बहुत हद तक है। तो मैंने शायद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर के और सिलचर तक सब कुछ घूम डाला है। इतनी सारी जगहें घूम डाली हैं कि अभी बैठ करके बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं दो तीन बातें बता देना चाहता हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमें लगता है ये पर्यटन का ही मौसम हो रहा है। तो अभी जब आए थे तो धूप थी, फिर जब मैंने इनसे क्लेम किया तो इन्होंने कहा अभी बुलवा रहे हैं सर, लेकिन बुलवा कुछ ज्यादा ही बुलवा दिया इन्होंने।